Dear students, I am Dr. भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के संदर्भ में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान हैं, कौन कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या प्रावधान इंगित करते हैं, उसके संदर्भ में एक क्रमबद्ध ढंग से आपको जानकारी प्रदान की गई। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और इसके लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा का जो सूत्र है वो इस प्रकार है: न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए मतों की संख्या में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या का भाग देते हैं प्लस 1। न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो सके। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के द्वारा अपने मतपत्र में उतनी ही पसंद व्यक्ति की जा सकती है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। सर्वप्रथम पहली पसंद या प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यदि पहली पसंद के मतों की गणना से ही किसी उम्मीदवार को चुनाव कोटा प्राप्त हो जाए तो दूसरी पसंद के मतों की गणना नहीं की जाती। लेकिन यदि पहली पसंद के मतों की गणना से किसी भी उम्मीदवार को चुनाव कोटा प्राप्त न हो तो फिर क्रमशः दूसरी तीसरी पसंद के मतों की गणना की जाती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे सांसद हों चाहे एमएलए हों, वो इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं और अपने वोट का प्रयोग वरीयता के अनुसार करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल जिसका प्रावधान अनुच्छेद 54 में है और इसके अनुसार इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब कई राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेकिन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12, वो इसमें भाग नहीं लेते। यदि एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। अब इसके लिए मतों के मूल्य का निर्धारण करना भी जरूरी होता है कि मतों का मूल्य का निर्धारण किस तरीके से होता है। व्यवहार के अंतर्गत लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य लगभग 10 लाख निर्वाचकों को प्रतिनिधित्व करता है।
लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें जो राज्य बड़ा होता है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, उसके मत मूल्य ज़्यादा होता है, और जिसकी जनसंख्या कम होती है, उसके मतों का मूल्य कम होता है। तो मतों के मूल्यों में भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्नताएं होती हैं। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या निश्चित करने के सूत्र इस प्रकार हैं। किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों की मतों की संख्या या मूल्य, या एमएलए के या विधानसभा जो विधायक हैं उसके मत मूल्य कितना होता है, उसका फार्मूला इस प्रकार है। राज्य या संघीय क्षेत्र की जितनी जनसंख्या है उसमें राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग देते हैं, और उसके पश्चात उसमें 1000 का भाग दिया जाता है। जो मत मूल्य निकल के आता है वो उसका मत मूल्य होता है। जैसे राजस्थान की जनगणना 1971 के अनुसार 5,57,00,000 है, तो उसमें 200 विधायक उनका भाग देते हैं। इस प्रकार से 129 जो मत मूल्य है वो राजस्थान के एक विधायक के मतों का मूल्य 129 है। और इसके लिए ये भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में जनसंख्या का जो आधार है वो 1971 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान रखा जाता है, या उसके आधार पर इसका फार्मूला तय किया जाता है। ये नहीं है कि 2011 2021 अब जैसे 2021 है, अभी तक कुछ नहीं है। अभी तक 1971 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर ही मतों का मूल्य होता है। तो ये ध्यान रखें, 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही मतों के मूल्यों का निर्धारण होगा। अब संसद के प्रत्येक सदन की प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या का जो सूत्र है वो इस प्रकार है। समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग, जो टोटल मतों की कुल संख्याओं का योग है, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दिया जाता है। ये फार्मूला याद रहना चाहिए। राजस्थान की जहाँ तक संदर्भ की बात है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनाव में जो 2017 में हुए, उसमें राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 था, तो वहीं सांसद का मत मूल्य 708 ये मत मूल्य था। ये भी हमें याद रहना जरूरी है। इसके साथ ही ये भी याद रहना जरूरी है कि किस राष्ट्रपति के लिए मतों का जो वरीयता है उसमें कौन से कितने मत मूल्य किसको मिले, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको राष्ट्रपति, भारत के जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं उनको भी आपको याद करना अत्यंत आवश्यक है कि जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इसके साथ भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, और भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति जैसे नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध हुए थे, और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो आपको भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन, आपको राष्ट्रपतियों के क्रमबद्ध ढंग से कि कौन से पीरियड में, क्योंकि आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण होगा कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों का विवेचन करने के लिए भी प्रत्येक राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के और 2017 में रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने तक आपको क्रमबद्ध ढंग से राष्ट्रपति का नाम, उसके कार्यक्षेत्र और उसके कार्यकाल के संदर्भ में आपका उसका ज्ञान होना
अत्यंत ही जरूरी है। राष्ट्रपति का चुनाव है, उसके संदर्भ में विधानसभा भंग होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव संभव है। ऐसा वाकया 1974 में जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था तो गुजरात विधानसभा भंग की जा चुकी थी और उसमें राष्ट्रपति ने 29 अप्रैल 1974 को अनुच्छेद 143 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श में कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व होना चाहिए और एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग होने की स्थिति में भी ये चुनाव हो सकते हैं। उम्मीदवार के नाम की प्रस्तावना और अनुमोदन, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अन्य बातें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निश्चित की गई हैं। इसके लिए उम्मीदवारों के नाम की प्रस्तावक और अनुमोदक का प्रावधान किया गया है, क्योंकि इसमें जो गैर जिम्मेदार या गैर गंभीर प्रत्याशियों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए प्रावधान किया गया है और वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रत्येक व्यक्ति का नाम कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित व कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और इसके लिए जमानत राशि की भी व्यवस्था की गई है ताकि गैर जिम्मेदार या गैर गंभीर प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकें। इसी के साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी, यह भी प्रावधान है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो फैसला है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई फैसला है, उसमें अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा होगा। ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं या विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय ही अंतिम होगा, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में कहा गया है। उपलब्धियां, भत्ते और पेंशन। भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न उपलब्धियां, भत्ते और पेंशन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए समय समय पर संसद द्वारा राष्ट्रपति के सैलरी में वार्षिक जो पेंशन है उसमें वृद्धि की जाती रही है। वर्तमान में राष्ट्रपति को मासिक जो उपलब्धियां हैं उसको सैलरी की जगह इमोल्यूमेंट्स उपलब्धियां कहा गया है। सैलरी के स्थान पर उपलब्धियां, और उपलब्धियां हैं राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रति माह मासिक उपलब्धियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास स्थान, व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। उन्मुक्तियां, राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां भी प्रदान की गई हैं। अपने पद के अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए
वह जो कोई भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और अगर किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा हो तो 2 महीने के नोटिस के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चला सकता और न तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंटी जारी किया जा सकता है, न ही उसे कैद किया जा सकता है। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत ही रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। महाअभियोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि वह सदन की समस्त संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जावे तो उसके उपरांत वह भारतीय संसद के द्वितीय सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए एक समिति नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जाँच में हिस्सा लें। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो वह प्रस्ताव स्वीकार माना जाएगा और प्रस्ताव के स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। इस संबंध में यह बात विशेष ध्यान जानने योग्य है कि इस काल में भी वह अपने पद पर आसीन रहता हुआ बराबर अपना कार्य करता रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के समय भी वो अपना कार्य करता रहेगा और राष्ट्रपति को केवल संविधान का उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से विमुक्त किया जा सकता है। धन्यवाद।